ओके। तो देखो, मैं क्या बता रहा था। मैं हम लोगों का डिस्कशन हो रहा था तो मैं यही बता रहा था कि ज़्यादातर चीज़ें जो है वो 1 से 2 सालों के अंदर एआई बेस्ड हो जाएगी। तो एआई में आप समझ रहे हो ना, जैसे आप चैट जीपीटी देख रहे हो, राइट? चैट जीपीटी का हम ये फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं। अगर इसी को आप प्रो वर्जन में जाओ, आप $20 मंथली दो, तो आपके आधे से ज़्यादा काम कर देगा ये। ठीक है ना? तो मतलब इस इसके पावर को समझो आप। ठीक है। आपने देखा होगा, राइट? पहले हम लोग मैनुअली सारा काम करते थे, राइट? और इतनी बड़ी टीम होती थी। वो सारे काम कहाँ चले गए? सब ऑटोमेट हो गया, है ना? अभी वो सीआईसीडी से उन्होंने पूरा इंटीग्रेट कर दिया, तो टीम की जरूरत ही नहीं है। इसलिए उन्होंने दूसरी जगह भेज दिया। इतने बड़ी टीम की क्या जरूरत है? जब सब कुछ सीआईसीडी से हो रहा है, सब कुछ गिटहब से हो रहा है, तो इतनी बड़ी टीम की क्या जरूरत है? राइट ना? तो डेवलपर लोग ही सारे काम कर लेंगे। एक क्लिक मारना है, बिकॉज सब कुछ शेड्यूल है, उन्होंने सारा प्रोग्राम ऑटोमेट कर दिया है। वो इमेज उठा लेगा, वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल उठा लेगा, सब कुछ उठा लेगा वो। बस खाली हमें क्या करना है? प्रोसेस फॉलो करना है। प्रोसेस मतलब कि हमें क्लाइंट से बात करना है कि भाई डाउन टाइम चाहिए। ठीक है। अच्छा, क्या कर रहे हो? तो ये वाला रिलीज आया है, डाउन टाइम अप्रूवल ले लो। जो भी स्टेक होल्डर्स है, अगर आपका मेंटेनेंस विंडो है, आप सर्वर रिबूट कर रहे हो, तो सब कुछ अप्रूवल ले लो और एक क्लिक करो जेनकिंस पाइपलाइन पे, इंस्टॉल हो जाएगा। राइट ना? तो देखो, चीजें धीरे धीरे बहुत चेंज हो रही है। आप नोटिस भी कर रहे होगे, राइट? आप जिस भी कंपनी में हो, चाहे मैं जिस कंपनी में हूँ, हम सब लोग नोटिस कर रहे हैं कि टीम जो है श्रिंक होती जा रही है, बंदे कम होते जा रहे हैं। अभी आपने सुना होगा, टीसीएस भी 12,000 लोगों को निकाल रही है। टीसीएस ने तो कभी ऐसा निकाला नहीं, बट उसका पढ़ो नीचे क्या लिखा है कि एआई बेस्ड जो है चीजें हैं वो आ रही है प्रोजेक्ट में। तो हम इतने वर्कलोड को लेके, इतने वर्कफोर्स को लेके हम नहीं चल सकते। तो देखो, सर्वाइवल अगर करना है इस फील्ड में, तो थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। बट आपको लगता है कि ठीक है, मेरी उम्र निकल चुकी है और अब 2-4 साल और निकल जाए, तो ओके है फिर तो ठीक है, 2-4 साल तो कैसे भी ये चली जाएगा, जैसा हम लिगेसी पे काम कर रहे हैं, है ना? वो चल जाएगा। और हर फील्ड में ऑटोमेशन आ रहा है, आप ट्रस्ट करो। हर फील्ड में आ रहा है। जैसे बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस, वो टेलीकॉम की हो, बैंकिंग की हो, फिनेंस की हो, वो मैन्युफैक्चरिंग की हो, सब कुछ कंटेनर पे जा रहा है। और कंटेनर पे जाने के बाद बहुत इजी हो जा रहा है उसको ऑटोमेट करना, और है ना? तो ज्यादातर काम थोड़े दिनों बाद जो है वो चैट जीपीटी ही ले लेगा कि ठीक है भाई, तुम्हारा काम मुझे दे दो, मैं करके दूंगा। जैसे कुबरनीटीज का पहले मैनुअल काम होता था, अब आप देखो ईकेएस पे चला गया, इलास्टिक कुबरनीटीज सर्विस। जीकेई पे चला गया, गूगल कुबरनीटीज इंजन। एकेएस पे चला गया, एज्योर कुबरनीटीज सर्विस। आपको मास्टर नोड दिखता ही नहीं है। पहले हम लोग मास्टर नोड मैनेज करते थे, आज से मैं 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। हम लोगों के पास सारा एक्सेस होता था। मास्टर पे भी लॉगिन कर लो, वर्कर पे भी लॉगिन कर लो, एज नोड पे भी लॉगिन कर लो। अभी सब कुछ हट गया। अभी आप क्लस्टर में आपको लॉगिन ही नहीं करना है, आपको सिर्फ जंप सर्वर में लॉगिन करना है। और जंप सर्वर में क्या है? क्यूबसीटीएल इंस्टॉल है, या डॉकर इंस्टॉल है, उसका क्लाइंट एजेंट इंस्टॉल है, बस खाली आप वहां से चलाओ। आपको क्लस्टर में भी लॉगिन नहीं करना है, बताओ। तो काम तो कम होता ही जा रहा है ना। ये सब कुछ ऑटोमेट ही तो हुआ है, तभी तो इतने सारे लोगों की जॉब जा रही है। अभी देखो, एचसीएल ने भी अनाउंसमेंट कर दिया, है ना? तो धीरे धीरे ये देखो सब जगह होगा। तो अगर सर्वाइवल करना चाहते हो लॉन्ग टर्म में, तो आपको ये सारे टूल्स, सारी टेक्नोलॉजी पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है। हमारे लिए चैलेंजिंग है, नो डाउट यार। अ, लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ जो है वो कोडिंग ही लिखना पड़ेगा। बिना कोडिंग लिखे भी आप एआई पे काम कर सकते हो। आप जेनकिंस पाइपलाइन, जरूरी नहीं कि आप खुद ही ग्रूवी लैंग्वेज लिखो और पाइपलाइन बनाओ, लेकिन पाइपलाइन समझ में तो आनी चाहिए ना। आपको गिटहब समझ में तो आना चाहिए ना यार, तब तो आप आगे कुछ करोगे ना। ऑटोमेशन कैसे हो रहा है? यही तो टूल ऑटोमेट हो कर रहे हैं। मॉनिटरिंग टूल आ गए, एक से एक एडवांस मॉनिटरिंग टूल आ गए, उससे मॉनिटर हो रहा है सब कुछ। मॉनिटरिंग जॉब सारी खत्म हो गई।
पहले जब मैंने करियर स्टार्ट किया तो बड़े बड़े डेटा सेंटर होते थे, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी रहती थी। मतलब 75-75 इंच के, 100-100 इंच के जो है बड़े बड़े स्क्रीन लगे रहते थे। उस पर अलर्ट आता था। वो अलर्ट देख के हम लोग टिकट रेज करते थे। तो कितने लोगों की जॉब थी उसमें, मॉनिटरिंग जॉब, सारी खत्म हो गई देखते ही देखते। लेकिन वो बात पुरानी हो गई, वो 10 साल पहले की बात है। अभी दूसरी जॉब भी खत्म हो रही है, जो कि डिप्लॉयमेंट है। डिप्लॉयमेंट एक रिपीटेड काम है। कंपनी को पता है यार, बंदा एक ही काम को बार बार करता है, तो क्यों ना मैं इसको ऑटोमेट कर दूं। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देखो ये सारी चीजें धीरे धीरे चेंज होगी। और आप बहुत बड़ा चेंज देखोगे, साल से 2 साल के अंदर बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा आपको। आप जो बोल रहे हो ना इतनी बड़ी एप्लीकेशन है, पॉसिबल ही नहीं है। ये तो कंटेनर पे जाना, चाहे CI/CD पे उससे ऑटोमेट करना, या गिटहब से ऑटोमेट करना, या AI से ऑटोमेट करना। भाई चैट जीपीटी खुद सॉल्यूशन देगा कि आप मेरे को बोलो, मैं आपका करके देता हूँ। वहां ऐसे ऐसे इंजीनियर बैठे हैं। आप इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो, इतना एम्प्लॉय को क्यों सैलरी दे रहे हो। मैं करके देता हूँ तुम्हारा काम। जैसे अमेजोन ने बोला कि आप कुबरटी से भी इतने बंदे क्यों रख रहे हो, सबको हटाओ। जहां 20 बंदे वहां 4 बंदे करो ना। 16 बंदों का काम मैं करके दे रहा हूँ आपको। आप मुझे 2 बंदों का पैसा देना खाली। तो हर टीम में 4 बंदे बच गए। 14 को निकाल दिया, 2 का काम अमेजोन कर रहा है, उसका वो सपोर्ट का पैसा ले रहा है। पहले कुबरनीटिस क्लस्टर सेटअप, तो ये करना, तो डेटा सेंटर में मतलब इतने सारे काम रहते थे पहले, है ना, जब नया नया कुबरनीटिस आया तो। धीरे धीरे फिजिकल से कुबरनीटिस गायब ही हो गया, फिजिकल नोड से सब कुछ वर्चुअल पे आ गया, है ना। तो थोड़ा सा इन चीजों को देखो, सीरियसली फोकस करो। मैं मतलब ऐसा नहीं कि मैं डरा रहा हूँ, है ना। और ऐसा नहीं कि ये एक ही रात में सब कुछ चेंज हो जाएगा और सब कुछ, सबकी जॉब चली जाएगी। लेकिन जो प्रिपेयर नहीं रहेगा उनके लिए टफ सिचुएशन आने वाला है। वो मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है ना। पहले डेवलपर लोग सिर्फ डेवलपमेंट का काम देखते थे, कि उनको कोडिंग लिखना है बस। अभी डेवलपर लोग सब कुछ काम देख रहे हैं। वो टिकट भी क्लोज कर रहे हैं, सपोर्ट भी दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा पैकेजिंग कर दिया है कि उनके लिए इजी हो गया है। तो जो कोडर है वो अभी ज्यादा मतलब बेनिफिट में है, कि वो कोडिंग तो जानते ही थे। कंटेनराइजेशन भी सीख लिया उन्होंने। गिटहब तो उनका मेन जो है वो टूल है, वो यूज करते ही हैं। जेनकिंस उनका मेन टूल है उन लोगों का, जेनकिंस यूज करते ही हैं। मॉनिटरिंग टूल सब लोग यूज करते हैं, सारी टीमें यूज करती है ना। तो ठीक है, अभी ये टॉपिक हम यहीं पे क्लोज करते हैं, और अब हम लोग आते हैं अपने गिटहब पे। तो देखो, गिटहब का बहुत बड़ा रोल है। जब आप एजाइल फ्रेमवर्क में जाओगे, या कंटेनराइज ऑर्केस्ट्रेशन में जाओगे, जो भी ऑर्केस्ट्रेशन टूल है, वो सारे टूल जो है उनकी गिटहब पे डिपेंडेंसी है। और गिटहब की तरह और भी टूल है, बिटबकेट है, और भी एक दो टूल है ना, जो सिमिलरली गिटहब की तरह काम करते हैं। तो मैंने पहले सेशन में आपको बताया था ना, कि गिटहब जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, फ्री है। बिटबकेट जो है वो एटलासियन का टूल है। और इनिशियली और तो वो भी। सबसे हाँ जी, बताइए। सबसे ज्यादा चलता क्या है, गिटहब? गिटहब चलता है ज्यादा, या मतलब नहीं, डिमांड किसकी रहती है ज्यादा, गिटहब की या बिट उसकी बकेट ज्यादा है। बिट? बिट बकेट थोड़ा सा सॉल्यूशन ज्यादा प्रोवाइड करता है, बिकॉज उसका एंटरप्राइज लेवल का आ जाता है। बट ये भी माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, ये भी बहुत यूज होता है, ठीक है। कमांड सेम है, कमांड सेम है, वहां भी आप गिट पुल ही अच्छा। करोगे, वहां भी गिट पुश ही करोगे, है ना। कमांड सेम है। बस वो टूल का जो इंटरफेस है, जो लुक है, और वो सब चीजें उन्होंने चेंज कर दिया है। एक तरह से कह लो ओके। कि एक डॉकर है तो एक कुबरनीटीज है। अरे एक डॉकर है या कुबरनीटीज है, तो दूसरा ओपन शिफ्ट हम्म। है, एक एंटरप्राइज लेवल है। बाकी ओपन शिफ्ट में भी तो कुबरनीटीज ही चल रहा हम्म। है ना। ये दोनों हम्म। फ्रीवेयर टूल है, इन पे भी आप सीख सकते हो, ठीक है। तो मैं बिट बकेट भी बता दूंगा, एक सेशन बिट बकेट का ले लेंगे, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। मैं आपको पूरा उसका इंटरफेस समझा दूंगा, क्या है, कैसे लॉगिन होता है ना। तो उसमें कुछ इनबिल्ट वो लोग फैसिलिटी देते हैं ना, टूल देते हैं, जैसे जीरा का एक्सेस देते हैं। तो जीरा के साथ आप जो है बिटबकेट को इंटीग्रेट कर सकते हो।
फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं उसमें बिट बकेट के साथ। तो वो सारी फैसिलिटी आपको मिल जाती है। ओके ना। तो अभी देखो हमने अ, दो सिनारियो किया था, राइट। एक सिनारियो हमने किया था, देखो एक सिनारियो हमने किया था कि हमने गिटहब पे एक फोल्डर क्रिएट किया था और उसको हमने लोकली लैपटॉप में लेके आए। ठीक है। दूसरा सिनारियो हमने किया था कि एक फोल्डर हमने लैपटॉप में बनाया और उसको हम गिटहब पे लेके गए। ये दो सिनारियो हो गया। मतलब मेरे लैपटॉप में मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया या फाइल क्रिएट किया और उसको मैं गिटहब पे पुश कर दिया, जिससे कि दूसरे टीम मेंबर्स जो है वो रीड कर सकें, डाउनलोड कर सकें, उसमें कुछ चेंजेस करना है तो कर सकें। ठीक है ना। तो ये दो सिनारियो किया। अब तीसरा सिनारियो क्या है? सिनारियो 03। इसमें हम क्या करेंगे? मल्टीपल ब्रांचेज बनाएंगे। किसके अंदर? मेन के अंदर। ठीक है। तो देखो ये कंफ्यूज मत होना। जब भी मैं एक गिटहब पे एक प्रोजेक्ट बना रहा हूं, तो जो प्रोजेक्ट का नाम है वो एक फोल्डर है, उसको आप ब्रांच मत बोलना। ब्रांच का नाम तो मेन है। ठीक है ना। और जो पूरा पाथ दिया है उसका, वो क्या है? ओरिजिन है। जो पूरा HTTPS कॉलन स्लैश स्लैश यूजर आईडी स्लैश प्रोजेक्ट का नाम, जो फोल्डर का नाम है, तो पूरा एक वो ओरिजिन है। उसको ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत होना। और इसको जितना गिटअप में गिट कर गिट 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 की जब प्रैक्टिस करोगे तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है, ये सबको रहता है। इवन मैं अभी भी इतना करने के बाद भी कभी कभी मिस हो जाता हूँ कि मैंने क्या गलती किया, क्यों नहीं मर्ज हो रहा है, क्यों कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ठीक है ना। तो देखना पड़ता है। मेन आप किसको कह रहे हो सॉरी। सुमन जी? हाँ। मेन मेन का क्या मतलब? मेन क्या है? मेन किसको बोल रहे हो आप? मेन क्या है? जैसे ओरिजिन आप को ही बोल रहे हो ना मल्टीपल ब्रांचेस बनेंगे, ओरिजिन को ही मेन बोलते ओरिजिन को हैं। ही मेन कहते हैं। हाँ, ओरिजिन को ही मेन कहते हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक। पहले उसको मास्टर बोलते थे, ठीक ठीक। लेकिन अब उसका नाम चेंज हो गया, उसको हम्म। बोलते हैं मेन। ठीक है। उसको रीनेम करना पड़ता है। अगर आप लोकली लैपटॉप से कोई प्रोजेक्ट लेके जा रहे हो गिटहब पे, तो मास्टर ही दिखाता है, बट उसको आपको रीनेम करना पड़ता है। ठीक है ना। तो अभी देखो यहाँ पे क्या है कि मल्टीपल ब्रांचेस बनाना है। मतलब मेन के अंदर मुझे और ब्रांचेस बनाना है, और वो और ब्रांचेस क्यों बनती है? जैसे मान लो कि ये मेरा मेन ब्रांच है। ठीक है। एक मेन ब्रांच है। अब यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स रखी हुई है। ठीक है। अभी मेरे पास प्रोजेक्ट में 10 बंदे हैं या 5 बंदे हैं। ठीक है। अब जरूरी नहीं कि 10 बंदे ही एक ही काम कर रहे हो, राइट ना। जरूरी तो ये नहीं ना कि 10 के 10 बंदे एक ही कोड लिखेंगे। सबकी अपनी अपने अपनी अपनी एक्सपर्टाइज है। ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि मान लो कि एक मेरा, जैसे मैं एक मानता हूं कि चलो IRCTC का एक सॉफ्टवेयर है। अब क्या IRCTC में का सॉफ्टवेयर आप क्या इतना छोटा सा समझ रहे हो क्या कि 10 लाइन का कोड होगा? इसको सालों लगे होंगे इसको इम्प्लीमेंट होने में, IRCTC को। बहुत सारी टीम लगी होगी, बहुत सारी टेक्नोलॉजी लगी होगी, जिसमें जावा है, VB.NET है, C++ है, पाइथन है, सब कुछ लगा होगा। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो पाइथन वाला डेवलपर है वो जावा भी लिख लेगा? या हो सकता है कि जो पाइथन पाइथन में भी तो बहुत मॉड्यूल है ना, तो क्या हर मॉड्यूल एक ही बंदे को पता है? नहीं। तो एक यूटिलिटी मान लो अगर कोई बनानी है मुझे, जैसे मान लो कि मुझे एक यूटिलिटी बनानी है IRCTC में कि पैसेंजर ऐड करना है। तो भाई पैसेंजर ऐड पे आप क्लिक करते हो तो एक 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 बॉक्स खुलता है ना, आपको टेक्स्ट बॉक्स देता है, देता है, राइट। तो यार वो जो जी। टेक्स्ट बॉक्स खुल रहा है तो उसके उसके पीछे भी तो लॉजिक होगा ना, उसकी भी तो प्रोग्रामिंग हम्म। लिखी गई होगी।
तो वो एक अलग टीम लिख रही है कि भाई इस टाइप से टेक्स्ट बॉक्स खुलना चाहिए, 6 से ज्यादा आप पैसेंजर नहीं ले सकते हो, ठीक है, अगर आपने एज नहीं भरा तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये सारी कंडीशंस तो लिखी जाती है ना, तो डेवलपर ही लिखेगा ना ये सारी कंडीशंस। फिर एक दूसरा जो है, वो बंदा क्या करेगा, वो पेमेंट गेटवे के लिए कुछ कोड लिखेगा। और जब सारे कुछ बन जाएगा तो क्या होगा, उनको प्लग इन किया जाएगा, और प्लग इन करके एक कंप्लीट एप्लीकेशन की टेस्टिंग होगी। ठीक है। तो फिर वो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में पहले टेस्टिंग होगा, फिर स्टेजिंग में जाएगा, फिर यूएटी में जाएगा, सारी टेस्टिंग होने के बाद फिर फाइनली प्रोडक्शन में जाएगा। तो ऐसे करके ये सारे स्टेजेज होते हैं, जो कि आप समझो थोड़ा सा। चैट जीपीटी पे भी पढ़ो, चैट जीपीटी भी बहुत अच्छा समझाता है। इवन मैं तो बहुत जगह फंसता हूँ तो मैं यूज करता हूँ, डीपसीक है, चैट जीपीटी है, पर प्लेक्सीलिटी क्या नाम है एक, वो एआई का टूल है, वो भी बहुत अच्छा है, वो भी आप यूज करो। और बाकी रहा को पायलट जो है, वो ज्यादातर इनबिल्ट आ रहा है अब तो, है ना। तो को पायलट भी यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन देता है को पायलट भी। ठीक है। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि मान लो मेन ब्रांच है मेरा, मेन ब्रांच में सारे यूजर एक साथ लिखने लगेंगे, तो यार ये तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा ना। तो मान लो कि मैं एक यूजर हूं, मैंने क्या किया, इस मेन ब्रांच को एक और ब्रांच बना लिया, और मैं उस ब्रांच में काम कर रहा हूँ। एक दूसरा यूजर आया, मेन ब्रांच को एक और ब्रांच बना लिया, उसके पास सारी फाइलें पहुंच गई। बट वो जो भी करेगा, अब वो ये मेन की जितनी फाइल्स है उस वाली ब्रांच में चली जाएगी, और वो जो कुछ भी करेगा वो मेन में नहीं आएगी अभी, मेन में उसको पुश करना पड़ेगा मैनुअली। और जब पुश करोगे मेन में, जब आप उसको मर्ज करोगे मेन में, तो अप्रूवल का प्रोसेस होता है, वहां पे अप्रूवल मांगता है। तो वो अप्रूवल जो है, आपका मैनेजर हो सकता है, आपका प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकता है, आपका टीम लीड हो सकता है, आपका कोई ऐसा सीनियर बंदा हो सकता है जो पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल करता हो। तो वो पहले उसको पढ़ेगा कि आपने जो मर्ज रिक्वेस्ट डाला है, आपने जो पुश रिक्वेस्ट डाला है मेन में मर्ज होने के लिए, है ना, तो क्या वो वैलिड है। ऐसा तो नहीं कि पूरे प्रोजेक्ट की बैंड बजा देगा वो, आपने पता नहीं क्या क्या कोड चेंज कर दिए, फिर बाद में समझ में भी नहीं आएगा। तो मर्ज करने से पहले वैलिडेट होता है वो, और आपके वो सीनियर रिसोर्स करते हैं, या जो भी आपका रिव्यूअर है। जैसे आप एक एमओपी बनाते हो, मेथड ऑफ प्रोसीजर, तो ऑफ कोर्स यार वो कहीं ना कहीं तो चेक होता है ना, आपके ऊपर लेवल हम्म। पे चेक होता है कि भाई आपने एमओपी बनाया। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, कि आपने जो कुछ भी ब्रांच बना के लिखा, वो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप मेन ब्रांच में उसको मतलब वो कर दोगे, मर्ज कर दोगे या पुश कर दोगे, ये पॉसिबल नहीं अच्छा, है। इसका लॉजिक ऐसे है कुछ कि मतलब मल्टीपल ब्रांचेस ऐसे बनाया जा रहा है कि आ, हर व्यक्ति, जैसे मान लीजिए 10 बंदे हैं तो वो हम्म। अपना एक एक ब्रांच बना के अपना जो भी उन काम है वो करके हाँ छोड़ देंगे। जैसे हाँ मैंने कुछ किया, आपने कुछ किया, जिसान ने कुछ किया, उसके हाँ, बाद वो उसका वेरिफिकेशन होगा, फिर वो मेन में उसको डाला जाएगा, ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल सही सही समझे हो, हम्म। बिल्कुल सही समझे हो। तो अब कॉन्सेप्ट समझ में आया ना। तो ब्रांचेज क्या एक तरह से हम्म। एक डायरेक्टरी है, ये समझ लो, बहुत कंफ्यूज मत होना। मतलब ब्रांचेज क्या एक तरह से एक डायरेक्टरी है, बस सिंपल लॉजिक में समझो, कि मैंने ठीक ठीक। मेन को एक जगह और कॉपी कर दिया। अब जो मेन में फाइल थी वो सारी कहाँ चली गई, चली नहीं गई, मतलब मेन में तो है ही है, वो कॉपी हो गई। कौन से, एक दूसरे ब्रांच में, एक दूसरे फोल्डर में। अब वो बंदा निश्चिंत है कि अगर मैंने कुछ गलती भी किया, मैंने कुछ ब्लंडर भी किया, तो कोई इशू नहीं है। हालांकि गिट आपको बहुत सारी फैसिलिटी देता है, कि आपने ब्लंडर भी कर दिया तो आप पिछले वाले जो आपका फाइल्स पड़ी थी उस लेवल पे आप जा सकते हो, बहुत फैसिलिटी देता है गिटहब। बट फिर भी आप बड़े लेवल पे सोचो, ब्रॉड लेवल पे। आप ये मत सोचो कि मैंने 2 फाइल बनाया और मैंने देखा हाँ हाँ 2 फाइल दिख रही है मेरी, अच्छा अच्छा मैंने एक फाइल गलती से ऐड कर दिया, उसको डिलीट कर दो। वहां पे बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है, बहुत सारे पैरामीटर्स फाइल्स होता है, बहुत सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है वहां पे।
तो आप इसको ना ब्रॉड लेवल पे सोचो, जब आप एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में काम करोगे, जहां पे एक ये एक आपकी एंटरप्राइज एप्लीकेशन चल रही है, उसके लिए आप जो है इतनी सारी इतनी बड़ी बड़ी टीम लगी हुई है। इंफ्रा टीम अलग लगी हुई है, डेवलपमेंट टीम अलग लगी हुई है, डेवलपमेंट में भी वेरियस डेवलपर्स है। पाइथन के अलग हैं, जावा के अलग है, वीबी डॉट नेट के अलग है, स्प्रिंग बूट के अलग हैं। वो कोई अगर पाइपलाइन बना रहा है तो उसकी टीम अलग है। तो आप सोचो कितने सारे लोग काम करते हैं, और उसके बाद सबको प्लगइन के थ्रू या जो भी उनका तरीका है उसके थ्रू वो मर्ज करते हैं। फिर वो टेस्टिंग होती है, और टेस्टिंग भी ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में हो जाती है, सालों टेस्टिंग चलती है। इवन आप तो ऑलरेडी सीनियर हो, ये सब कुछ मालूम है कि किसी भी एप्लीकेशन की टेस्टिंग ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो जाती है और वो प्रोडक्शन में चला जाता है। राइट, उसके कुछ हाँ, स्टेजेज बिल्कुल। होते हैं, उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जो आईएसओ बोलते हैं ना क्या, हम्म। है ना, वो सारे उनको फिलफिल करना पड़ता है, तभी जाके वो प्रोडक्शन में जाएगा। सारे आर्टिफैक्ट को जी। नोट डाउन करना पड़ता है। जितने हम्म। परफॉर्मेंस क्रंच आए, चाहे वो या सिक्योरिटी सिक्योरिटी लेवल पे जितना चीजें हैं उन सबको पहले क्लोज किया जाता है। जी, जो भी डेविएशंस है, जो भी वल्नरेबिलिटीज है, उनको सबको पहले क्लोज किया जाता है, तब जाके वो प्रोडक्शन पे जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे हूँ, मेरे मैं सी डी डॉट डॉट करके मैं डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ। ठीक है, सी डी डॉट डॉट PWD। अब मैं मेरे डेस्कटॉप पे हूँ, मतलब मेरे लैपटॉप लैपटॉप के डेस्कटॉप पे हूँ। अब मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, एप के DIR, राइट, और मैं इसका नाम दे देता हूँ फाइल नेट। फाइल नेट प्रोजेक्ट है। ठीक है। एनीवे, हम कुछ इसमें बहुत सारी टीम है और हम काम कर रहे हैं इस पे। एक फाइल नेट का प्रोजेक्ट है। ठीक है। अब मैं CD करके, अगर मैं CD फाइल नेट करके मैं इसमें चला गया, अब मैं यहाँ पे देता हूँ गिट स्टेटस, क्या ये चलेगा? नहीं, नहीं चलेगा क्योंकि उसमें नहीं फाइल ही चलेगा, नहीं है। क्योंकि ना फाइल की बात नहीं है। हम। अगर मैं इसमें फाइल हाँ। बना भी देता हूँ, जैसे मान लो बना दिया हाँ। मैंने touch1.txt, हम्म। अब मैं फिर से गिट स्टेटस करता हूँ, तो भी नहीं चल रहा है ना। नहीं, वो आपने गिट इनिशियलाइज नहीं किया आई थिंक। गिट इनिशियलाइज नहीं किया। गुड। तो देखो, जब तक मैं गिट को नहीं बताऊंगा, है ना, तो गिट इसको नहीं समझेगा, इस प्रोजेक्ट को। जैसे ही मैं गिट इनिट करूंगा, तो गिट इस फोल्डर को समझ लेगा कि अब ये गिट से मैनेज होगा, अब मैं इस प्रोजेक्ट को मैनेज करूंगा। तो उसको गिट उसको अवेयर करवाना जरूरी होता है। अवेयर कराना जरूरी है, तो वो क्या करेगा कि सारी मेटा डेटा और जो भी हेडर्स, फुटर्स, जो भी चीजें हैं, रिक्वायर्ड चीजें हैं। अब जैसे LS करता हूँ, तो देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही फाइल दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही मैं गिट इनिट करूंगा, एक गिट का फोल्डर बन जाएगा .git, और उसके अंदर जाओगे तो बहुत सारी फाइल्स होती है, जो उस पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वो गिट की अपनी फाइलें हैं, और वो गिट तक ही रहने दो। ठीक है, हम लोग उस लेवल पे नहीं जा रहे हैं कि हम लोग गिट में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, या गिटहब में। ठीक है। तो मैं गिट इनिट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब मैं गिट स्टेटस करूँ, अब मैं LS करूँ, तो देखो गिट का फोल्डर आ गया, .git आ गया ना। लेकिन आपको मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पे मास्टर दिखाएगा ये। ठीक है ना, मास्टर दिखा रहा है ना। तो ये हम्म। जब आप लैपटॉप में क्रिएट करते हो, जब कोई नया ब्रांच बनाते हो, तो मास्टर दिखाता है, तो उसको हमें रीनेम करना पड़ता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे गिट ब्रांच -m मेन दे दो। अब देखो यहाँ पे मेन दिखाने लग गया, गिट ब्रांच, तो यहाँ पे मेन दिखाने लग गया। तो मैंने इसको रीनेम कर दिया, मास्टर को मेन कर दिया अभी। ठीक है, बिकॉज मास्टर वाला कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है अभी। अभी ये मेन, और मेन के अंदर जो है बहुत सारी ब्रांचेस बनती है। तो ये मैंने अभी, ये जो प्रोजेक्ट है ये पूरी तरह से मेरे लैपटॉप में है लोकली।
अभी गिटहब पे नहीं है ये, अभी ये गिटहब पे नहीं है। तो मुझे इस प्रोजेक्ट को गिटहब पे लेके जाना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, पहले तो गिट ऐड करोगे, ठीक है। और उसके बाद गिट स्टेटस देखो, तो गिट स्टेटस में दिखा रहा है कि आपका जो एक फाइल है वो स्टेजिंग एरिया में आ गया है। अब मैं इसको गिट कमिट कर देता हूँ, -m मैसेज, न्यू प्रोजेक्ट स्टार्टेड एंड फाइल क्रिएटेड, ठीक है। गिट कमिट कर दिया, ओके। अभी मुझे इस प्रोजेक्ट को कहाँ पे भेजना है, गिटहब पे। तो मुझे गिटहब पे एक पहले पाथ बनाना पड़ेगा, गिटहब पे। हाँ ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं रिपोजिटरी में जाता हूँ। हाँ, पाथ मतलब ओरिजिन, राइट? हाँ, अब देखो यहाँ पे, पाथ मतलब ओरिजिन है। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे न्यू करता हूँ और ये मेरा यूजर आईडी है और यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ। तो यहाँ पे डाल देता हूँ फाइल नेट प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट अवेलेबल है, अगर कोई ऑलरेडी बना रखा होगा तो बोलेगा कि आप दूसरा नाम दो। तो ये तो सिंपल है बहुत, मैं क्रिएट प्रोजेक्ट कर देता हूँ। अब देखो मुझे कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, इसने सब कुछ अपने आप ही दे दिया कमांड कि आप अब ये काम करो। तो आपका जो लोकल प्रोजेक्ट है वो गिटहब पे आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, गिट इनिट कर दो, गिट ऐड, गिट कमिट कर दो। तो मैंने ये दोनों काम कर दिया है। गिट ब्रांच कर दो, ब्रांच का नाम चेंज कर दो, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, ये वाला कमांड चलाना है, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, मतलब ये जो प्रोजेक्ट है ये इस वाले ओरिजिन पे आ जाए। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रन कर देता हूँ, ठीक है। अभी आप चेक करोगे तो अभी आया नहीं होगा, बिकॉज हाँ, ये कॉपी हो गया होगा। तो अभी मैं देख लेता हूँ, है ना। मैं ये वाला कमांड कॉपी कर लेता हूँ और ये वाला कमांड समझाऊंगा अभी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फाइल नेट प्रोजेक्ट, लेकिन अभी आपको कुछ भी दिखाएगा नहीं इसके अंदर, ठीक है। मैं रिफ्रेश भी कर रहा हूँ तो कुछ नहीं दिखा रहा है। तो मुझे पहले पुश करना पड़ेगा, एक फाइल क्रिएट किया था मैंने, याद रखना है ना, 1.txt बस, ये 1.txt किया था मैंने खाली। अभी मैं इस, देखो गिट पुश -u ओरिजिन मेन, तो ओरिजिन क्या हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। तो जैसे ही मैं ओरिजिन दे रहा हूं ये ऑटोमेटिकली इस पाथ को उठा ले रहा है। और मेन मतलब जो मेन ब्रांच है वो वहां पे मेन ब्रांच में जा रहा है। तो बाय डिफॉल्ट इसको मेन ब्रांच ही बोलते हैं, ठीक है। यू मतलब जब पहली बार आप किसी प्रोजेक्ट को, लोकल प्रोजेक्ट को आप लेके जाओगे गिटहब पे, तो आपको यू देना जरूरी है। अप स्ट्रीम इसको बोलते हैं, मतलब एक बार समझाना जरूरी है, उसके बाद से आपको जब भी पुश करोगे तो यू देने की जरूरत नहीं है। गिट गिट जो है वो इतना स्मार्ट है कि आपने एक बार यू दे दिया तो वो उसको, उस रेफरेंस को, उस पॉइंटर को वो नोट कर लेगा कि अब जब भी पुश होगा और गिट पुश करके ओरिजिन मेन दिया जाएगा तो वहां पे चली जाएगी फाइल। तो गिट अपने आप में इतना स्मार्ट है, ठीक है। अब देखो, अब देखते हैं यहाँ पे जाके, ओके 1.txt आ गया मेरा, फाइन ना। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे पुश कर दिया। अब देखो मल्टीपल ब्रांच का मतलब क्या है, अब देखो यहाँ पे मैं वापस जाता हूँ। अब देखो जो भी मेन में है, अभी मैं मेन ब्रांच में हूँ, गिट ब्रांच करता हूँ तभी मैं मेन ब्रांच में हूँ। अब मुझे एक नई ब्रांच बनानी है, जैसे ही मैं नई ब्रांच बनाऊंगा मेन में रह के, तो मेन में जितनी भी फाइल है वो सब कुछ कॉपी हो जाएगी नए वाले में, कॉपी होगी। मेक अ नोट, मूव नहीं होगा, कॉपी होगा, ठीक है। तो गिट ब्रांच
-b, और नहीं, गिट ब्रांच दे दो और ब्रांच का नाम दे दो। तो मैं दे रहा हूँ जैसे user1 दे दिया। ठीक है, अब मैं गिट ब्रांच कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है, अब मेन पे स्टार दिखा रहा है, मेन वाले के सामने स्टार दिखा रहा है। मतलब अभी मैं इस डायरेक्टरी में हूँ। आप अगर लेमेन की लैंग्वेज में समझो तो मैं अभी मेन वाली डायरेक्टरी में हूँ। अगर मुझे user1 में जाना है तो आप लिनक्स में कैसे जाते हो, सीडी करके जाते हो, सीडी और डायरेक्टरी का नाम। यहाँ पे सीडी नहीं है, यहाँ पे एक सिंपल दूसरा कमांड है। जब वो दोगे तो आप user1 में चले जाओगे, और user1 में जाके आप जो कुछ भी काम करोगे वो सिर्फ user1 में रहेगा। ऐसा नहीं कोई इमीडिएटली सिंक हो जाएगा मेन में। आपको सिंक करना पड़ेगा, आपको पुश करना पड़ेगा, आपको मर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देता हूँ गिट चेकआउट और user1, तो देखो क्या दिखा रहा है, स्विच टू ब्रांच user1। अब मैं यहाँ पे एलएस करके देखता हूँ, तो देखो एक ही फाइल है। मेन में भी एक ही फाइल थी, यहाँ पे भी एक ही फाइल है। मतलब परफेक्टली कॉपी हुआ है। ठीक है ना। बट अभी जो आपने ब्रांच बनाया वो यहाँ पे आया है क्या? यहाँ पे अभी नहीं आया है, यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी इसको यहाँ पे भी लेके आते हैं। तो अभी मुझे यहाँ वापस बैक में जाने दो, और मुझे यहाँ पे एक फाइल बना दे दो, touch2.txt। मैंने बना दिया। आपको सिंपल वही कमांड चलानी है, git add डॉट। अब देखो जो भी गिट ऐड कर रहा हूं वो मैं मेन में रह के नहीं कर रहा हूं। अभी मैं कहाँ हूं, देखो आपको दिखाएगा गिट ब्रांच। मैं अभी user1 में हूं, मतलब इस वाली डायरेक्टरी में हूं अभी मैं, और मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। अभी आप मेन में जाके एलएस करोगे तो वहां पे सिर्फ एक ही फाइल दिखाएगा, 1.txt। बट यहाँ पे अभी आपको दो फाइल दिखाएगा, एक मेन से जो कॉपी हुआ वो, और आपने जो एक क्रिएट किया। तो गिट ऐड कर दो। ठीक है, गिट कमिट कर दो, हाइफन एडेड फाइल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मुझे गिट पुश करना पड़ेगा। तो देखता हूँ ये चलता है कि नहीं। गिट पुश, गिट पुश ओरिजिन। ओरिजिन user1। हाँ, ठीक है, तो यहाँ जाके देखता हूँ मैं, आ गया ना। अब देखो यहाँ पे ये ब्रांच आ गया। तो अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो देखो इसमें दो फाइल दिखा रहा है। बट अगर मैं इसी में जाऊं और वापस अगर मैं मेन में जाऊं तो मेन में एक ही फाइल दिखा रहा है। समझ में आया कॉन्सेप्ट ये? इसके हम्म। आगे भी करेंगे हम ये में अभी। कुछ नहीं कर रहे, यूजर ने अपना जो बनाया हुआ है ब्रांच हाँ, उसी में और काम देखो आपको ये ऊपर कर रहा है। दे भी रहा है कि ये यूजर भी वन देख हैड रहा अ हूँ। रिसेंट पुशेज 60 सेकेंड्स अगो। मतलब यूजर वन हम्म। ने कुछ तो पुश किया है। लेकिन अगर आप यहाँ पे जाओगे user1 में, तो user1 में यही दिखा रहा है, बट कमिट का नहीं दिखा रहा है क्या? हाँ, मतलब ये दिखा रहा है कि user1 जो है अ, उसमें कुछ समय पहले जो है वो कुछ पुश हुआ है। ठीक है, अभी अगर आपको मेन को और user1 को सिमिलर रखना है तो ये आपको पुल रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पुल रिक्वेस्ट वाला जो चीज है वो हम लोग कल देखेंगे। अगर आप देखना चाहो तो मैं बता देता हूँ, 2 मिनट लगेगा। कंपेयर एंड पुल कर लो। ठीक है, और ये सब कुछ यहीं रहना। तो देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, user1 जो है, user1 में जो भी कुछ है वो मर्ज हो जाएगा मेन के साथ। एरो का मार्किंग भी दे रहा है। आपको कुछ यहाँ पे कुछ कमेंट लिखना है तो आप दे सकते हो। उसके बाद आप
क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। अब देखो यहीं पे ना अप्रूवल का प्रोसेस होता है, बट सिंस हमारा प्रोडक्शन नहीं है तो हमारे पास कोई दूसरा यूजर नहीं है कि इसको अप्रूव करे, वैलिडेट करे, तो ये काम मैं ही कर रहा हूँ। मर्ज पुल रिक्वेस्ट, मर्ज कर दो, कंफर्म। ठीक है, तो अब जाके देखते हैं। आ गई मेन में 1.txt 2.txt। अगर मैं इसके ब्रांच में जाऊं और यूजर 1 में जाऊं तो ये देखो 1.txt 2.txt। तो मतलब मेरा फोल्डर जो है, मैंने वापस जो कुछ भी मुझे करना था वो मैंने करके और मेन के साथ मर्ज कर दिया, मेन में कॉपी कर दिया। अब मैं इस चाहूं तो इस ब्रांच को डिलीट भी कर सकता हूं। अगर मुझे ज्यादा काम नहीं है इस ब्रांच में तो मैं इस ब्रांच को डिलीट भी कर सकता हूँ। आखिर में इतने सारे ब्रांच रखने का क्या फायदा है? मान लो 100 यूजर काम कर रहे हैं, क्या 100 ब्रांचेज रखूंगा क्या मैं? है ना? तो मैं चाहूँ तो इस ब्रांच को डिलीट भी कर सकता हूँ, बिकॉज ये दिस ब्रांच इज वन कमिट बिहाइंड। बिहाइंड क्यों दे रहा है यार? दोनों बराबर ही तो है अभी, दोनों में तो सेम ही फाइल है ना। मर्ज पुल रिक्वेस्ट, हाँ ठीक है, ये मर्ज पुल रिक्वेस्ट आया है। बाकी रहा आप इसमें जो कुछ भी है देख सकते हो, ये मेरा यूजर आईडी है, ये यूजर 1 है, तो इसका पाथ भी दे देगा पूरा ये। और यहाँ पे आपको डाउट है कि कौन से पाथ पे मुझे जाना है, तो यहाँ पे गिट रिमोट -v करोगे तो आपको दिखा देगा कि ओरिजिन क्या है, आप कहाँ पे हो। है ना? आप फाइलनेट प्रोजेक्ट के अंदर हो तो आपको ये दिखा रहा है, बट आपकी डायरेक्टरी कौन सी है? ये है आपका ब्रांच कौन सा है, यूजर 1। तो ठीक है, आज का तो अभी टाइम खत्म हो गया, कल हम लोग इसके आगे करेंगे। तो पढ़ना ओके। थोड़ा सा, कल वाला भी वीडियो देखना जिससे कि पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? हम्म। और बताओ बाकी कोई। आप यहाँ को पायलट से पूछ सकते हो, ये ऑप्शन दिया है देखो, ये माइक्रोसॉफ्ट का ही टूल है, तो सर इसको इसको मैं उसमें भी कर सकता हूँ ना, वीएम बना के, आई मीन वीएम वर्क स्टेशन में, राइट? हाँ हाँ कर सकते हो, कर सकते हो। मेरे पर ये को डायरेक्ट ये, पर ये डायरेक्टली लैपटॉप में ही करो ना, क्या दिक्कत है? अच्छा। हाँ, ये डायरेक्टली लैपटॉप में करो ना। ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब बार बार इसको देखो, थोड़ा कंफ्यूजन तो रहता है इसमें, नो डाउट।